वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम स्केड्यूलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्केड्यूलिंग का टॉपिक क्या है और किस तरह से ये परफॉर्म की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में स्केड्यूलिंग। तो इसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है जिससे आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बेशक वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी आपका एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं हम, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा जिसके तहत ये स्केड्यूलिंग परफॉर्म हो रही होगी। तो अब ये होती किस तरह से है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई जिसमें लिखा है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4। हम सपोज कर लेते हैं 4 प्रोसेस हैं जिनको सीपीयू ने एग्जीक्यूट करवाना है। अच्छा, इस डायग्राम में आपने जो इससे पहले वाला एक लेक्चर था उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल एक आपको बता दी थी कि किस तरह से हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो एक रेडी क्यू में आता है, रेडी क्यू से वो फिर रनिंग स्टेट में जाता है। तो हमने उस एंगल से नहीं देखना है, हम अब वो एक प्रोसेस जरूर है लेकिन ये समझने के लिए इसको थोड़ा सा मैं आसान करके आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। ये देखिए, हमारे पास आप सपोज करें 4 प्रोसेस हैं और सीपीयू ने उनको एग्जीक्यूट करवाना है। अब ये सीपीयू प्रोसेस 1, 2, 3, 4 इसके पास हैं। अब वो कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएगा? क्या वो प्रोसेस 1 को पहले करवाए, 2 को करवाए, 3 को करवाए या 4 को करवाए? ये एक प्रॉब्लम है कि किस तरह से इनको सिलेक्ट किया जाएगा, कौन से प्रोसेस को जो है हमने एग्जीक्यूट करवाना है। अब एक ये भी तो केस हो सकता है, ये जो प्रोसेस 1 है, सपोज करें ये प्रोसेस सिर्फ 10 सेकंड का है, कि प्रोसेस 1 सिर्फ 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा और ये जो प्रोसेस 2 है इसको कंप्लीट होने के लिए 10 मिनट चाहिए। इस तरह से लिख लेते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये देखें, ये 10 सेकंड में एग्जीक्यूट होना है, इसने 10 मिनट में एग्जीक्यूट होना है। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमारा सीपीयू प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, वो तो 10 मिनट बाद जाके खत्म होगा और प्रोसेस 1 जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स चाहिए वो तो वेटिंग पे रहेगा कि कब मेरी बारी आएगी। इसी तरह प्रोसेस 3 हो गया, प्रोसेस 4 हो गया। तो हो सकता है ऐसा भी केस हो कि सीपीयू सपोज करें प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट कर रहा है और उसको पता लगे बाद में कि ये प्रोसेस 1 जैसे ही हमारे पास आया हमारी इस क्यू में, पता लगे कि उसकी प्रायोरिटी तो बहुत ज्यादा है। तो अब क्या करेगा? क्या सीपीयू को वो जो हायर प्रायोरिटी वाला है उसको प्रोसेस करना चाहिए या प्रोसेस 3 को ही कंटिन्यू रखेगा वो कि प्रोसेस 3 जब खत्म होगा तो फिर मैं देख लूंगा प्रोसेस 4 जो हायर प्रायोरिटी वाला है इसके बारे में, या इसको किस तरह से प्रोसेस करना है। तो इस तरह की सारी जो चीजें हैं ये किस तरह से डिसाइड होंगी? ये हमारे स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम से डिसाइड होंगी। स्केड्यूलिंग काम ही ये है कि किस तरह से, अब जिसको हम उर्दू में आप कह लें कि शेड्यूल का नाम देते हैं कि जी हमने एक शेड्यूल बना दी है। शेड्यूल क्या होता है? जिसके अंदर पता लग जाता है कि पहले क्या काम होना है, दूसरे नंबर पे क्या काम होना है, तीसरे नंबर पे क्या काम होना है, अगर कंडीशन ए और बी आ रही हो तो पहले किसको आपने प्रेफर करना है, इस तरह की सारी चीजें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब कुछ स्केड्यूलिंग के अंदर आ जाता है। अब देखें, इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन भी लिखी हुई है। यहां पे लिखा है सीपीयू स्केड्यूलिंग इज अ प्रोसेस विच अलाउ वन प्रोसेस टू यूज द सीपीयू। जिस तरह मैंने कहा प्रोसेस 1 सीपीयू को यूज कर रहा है while the execution of another process is on hold or in waiting state। कि वन प्रोसेस आप समझ लें, प्रोसेस 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये जो बाकी 2, 3, 4 है ये क्या होगा? ये ऑन होल्ड होगा ना, वेट करेंगे कि 1 खत्म हो, फिर 2 शुरू हो, 3 शुरू हो, 4 शुरू हो, या उस वक्त इनकी बारी आएगी अगर इसमें से प्रोसेस 1 को वेटिंग स्टेट में भेज दिया जाए। यहां पे वेटिंग स्टेट क्या होती है? वेटिंग स्टेट, इससे पहले वाला जो लेक्चर है मैंने आपको 5 बेसिक स्टेट्स बताई थी जिसके अंदर एक स्टेट वेटिंग स्टेट भी थी जिसको हमने ब्लॉक स्टेट भी कहा था, तो जिसमें रेडी, रनिंग, टर्मिनेट और ब्लॉक स्टेट वगैरह थी। वो इससे मुराद वो है कि वेटिंग स्टेट में अगर चला जाएगा या प्रोसेस जो बाकी हैं वो ऑन होल्ड हो जाएंगे। तो अब इसका फायदा हमें क्या है, हम करते क्यों हैं? यहां पे ये देखें, 2 मेजर इसकी जो रीजंस हैं वो बताई गई। मेक सिस्टम एफिशिएंट, फास्ट एंड फेयर। हम इसलिए स्केड्यूलिंग परफॉर्म करते हैं कि हमारा सिस्टम एफिशिएंट, फास्ट और फेयर हो जाए। फेयर से क्या मुराद है? फास्ट का तो मतलब है तेज हो जाए, एफिशिएंटली काम करे कि यानी उसके अंदर आप कह लें कि बड़े एक किस्म के क्विक वे के अंदर करे और एरर फ्री काम हो रहा हो। फेयर से क्या मुराद? फेयर से मुराद कि कुछ ऐसा हो कि
यही ना हो कि प्रोसेस 1 ही सिर्फ एग्जीक्यूट होता रह जाए, 2, 3, 4 की कभी बारी ना आए, वो वेटिंग के अंदर ही रहे, या प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होता रहे, 1, 3 और 4 वेटिंग के अंदर रहे, या उनको एग्जीक्यूशन का टाइम ही ना मिले। तो इस तरह की चीज से बचने के लिए भी हम जो है वो स्केड्यूलिंग परफॉर्म करते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है, मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें, और जिसकी वजह से जब रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा वेट टाइम और आइडल टाइम, यानी वेट टाइम का मतलब अगर प्रोसेस 2 वेट कर रहा है किसी सोर्सेज का या एग्जीक्यूट होने का, तो वो वेट टाइम कम हो जाए। आइडल टाइम का मतलब फ्री रहने का टाइम, के सिस्टम हमारा फ्री ना रहे, आइडल स्टेट के अंदर ना रहे। अब हमने ये तो बात कर ली कि स्केड्यूलिंग होती क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब आगे ना कुछ इसकी टाइप्स आ जाती हैं। वो टाइप्स क्या हैं, जिस तरह यहां पे देखें, एक टाइप है प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव से क्या मुराद है, अब देखें हमने तो कहा था कि ना किसी सीक्वेंस के साथ होगा कि ये 4 प्रोसेस हैं, पहले किसको रन करना है, बाद में किसको रन करना है। अब ये जो प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग है ना, ये एक टेक्निक है जिसकी यहां पे देखें बॉटम में एक एग्जांपल लिखी हुई है, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन एक एल्गोरिदम है जो कि प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग की एग्जांपल है। अब प्रीएम्प्टिव में होता क्या है, प्रीएम्प्टिव के अंदर रिसोर्सेज जो हैं, क्योंकि हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो कि सीपीयू प्रोवाइड करता है। ये जो रिसोर्सेज हैं ये प्रोसेस को एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद ये रिसोर्सेज लेके कोई और प्रोसेस अगर वेटिंग स्टेट में होता है तो उसको जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, या कोई और जो भी हमारा प्रोसेस है जिसको वो रिसोर्स चाहिए उसको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप सपोज करें प्रोसेस 1 चल रहा था, ठीक है, प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रहा था, इसको जो रिसोर्सेज चाहिए थे सीपीयू ने प्रोवाइड किए। उसके बाद सीपीयू ने देखा कि मेरे पास तो प्रोसेस 2 आ गया है, प्रोसेस 2 जो है उसकी प्रायोरिटी हाई है, आप समझ लें। तो अगर प्रायोरिटी हाई है तो उसने क्या करना है, ये जो रिसोर्सेज प्रोसेस 1 को दिए थे उससे वापस लेके प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देना, वो रिसोर्सेज प्रॉपर प्रोसेस 2 को दे देने हैं। तो एक तो ये जो रिसोर्सेज ले लेते हैं प्रीएम्प्टिव, सिर्फ इसीलिए नहीं होती कि अगर हम समझें कि हमारे पास कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया है तो जो लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस चल रहा है उसको हम ऑन होल्ड कर दें, यानी उससे रिसोर्सेज वापस लेके हाई प्रायोरिटी वाले को दे दें। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा ये भी केस हो सकता है कि शायद एक ऐसा प्रोसेस है जो काफी देर से, आप कह लें कि फॉर एग्जांपल 15-20 मिनट से एग्जीक्यूशन के अंदर ही है, अब बाकी सारे प्रोसेस वेट में कर रहे हैं। तो हमने तो यहां डेफिनेशन में कहा था कि फेयर भी होना चाहिए ना सिस्टम का यूज, बाकियों की भी बारी आनी चाहिए। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि प्रोसेस 1 को मसलन 10 सेकंड हमने एग्जीक्यूट किया है, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसेस 2 को 10 सेकंड के लिए करेंगे, प्रोसेस 3 10 सेकंड, प्रोसेस 4 10 सेकंड, फिर प्रोसेस 1 की बारी आ जाएगी। ये एक फेयर यूज हो जाएगा हमारे सिस्टम का, हमारे रिसोर्सेज का। तो इस वजह से भी हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं प्रीएम्प्टिव को। प्रीएम्प्टिव से अब मुराद क्या है आसान लफ्जों में, कि प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग के अंदर हमने जब प्रोसेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए होते हैं, वो हम उससे किसी भी टाइम रिसोर्सेज वापस लेके किसी दूसरे प्रोसेस को दे सकते हैं। हम वेट नहीं करेंगे कि प्रोसेस 1 खत्म हो और वो जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है वो फ्री हो तो हम किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें। एक ये टाइप है प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग की। और सेकंड टाइप है इसकी नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर क्या होता है, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू प्रोसेस टिल इट टर्मिनेट और स्विचेस टू वेटिंग स्टेट। यानी अब अगर प्रोसेस 1 को रिसोर्सेज दे दिए गए हैं तो ये रिसोर्सेज उस वक्त तक उसके पास रहेंगे जब तक ये प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाता। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इस प्रोसेस ने सीपीयू के पास आके कोई रिक्वेस्ट की आईओ की, मसलन कोई इनपुट आउटपुट फाइल या एग्जीक्यूट होने के लिए उसको किसी ऐसी फाइल की जरूरत है जो कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी हुई है या हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, तो क्या होता है वो उस प्रोसेस को उठा के वेटिंग स्टेट में भेज देता है। जब प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला जाएगा तो जो रिसोर्सेज को प्रोवाइड किए गए थे वो रिसोर्सेज किसी और को दे दिए जाएंगे प्रोसेस को। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में ये होता है कि उस वक्त तक रिसोर्सेज प्रोसेस के पास ही रहते हैं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए या वो वेटिंग स्टेट के अंदर ना रख दिया जाए। इसकी एग्जांपल FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये भी एक हमारा एल्गोरिदम, एक टेक्निक है, स्केड्यूलिंग टेक्निक है। तो ये एक बेसिक सा हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा स्केड्यूलिंग का। हम इसके बाद जो आने वाले लेक्चर हैं उसमें हम जिस तरह मैंने आपको ये प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग बताई, राउंड रॉबिन और ये नॉन प्रीएम्प्टिव FCFS हो गई, इसके अलावा और भी हमारे पास होती हैं जिस तरह प्रायोरिटी हो गई, तो हम इन सब को कवर करेंगे 1 बाय 1 अगले आने वाले लेक्चर्स में। तो अब उम्मीद है आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में स्केड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। थैंक यू।